हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मशीन वाला पोर्शन। इस वीडियो में अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो जो रहेगा अपना डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंगल फेस मोटर, थ्री फेस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक। ये सभी टॉपिक अपन इस एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप राजस्थान विद्युत विभाग टेक्नीशियन या हरियाणा लाइनमैन या अन्य कोई भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लोगे तो आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीसी, अपने जो रहेगा मशीन, जो डीसी या एसी मशीन। ठीक है, तो अपन मशीन के बारे में बात करें तो मशीन की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, मशीन मशीन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वह गुणित युक्ति जो ऊर्जा रूपांतरण का कार्य करती है तथा किसी कार्य को आसान बना देती है, उसे हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। अब अपने मशीन होगी वो मशीन होगी वो विद्युत ऊर्जा को क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी। अगर जैसे मोटर है तो वो क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जो जनित्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, ये तो अपन नॉर्मल सी जानकारी। अभी मशीन के प्रकार की अपन बात करें तो मशीन की प्रकार की बात करें तो मशीन के प्रकार की बात करें तो मशीन होता है, एक तो डीसी मशीन हो सकती है या फिर एसी मशीन हो सकती है। दो ही प्रकार की हो सकती है, एसी या डीसी। ठीक है, तो एसी मशीन वह होगी जो वह मशीन जो डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, वो तो क्या हो जाएगी, डीसी मोटर हो जाएगी। और वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा वो डीसी क्या हो जाएगा, जनित्र हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एसी में हो जाएगा जो वह मशीन जो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को प्रत्यावर्त यानी अल्टरनेटिव विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगी, वो तो क्या होगा, अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक हो जाएगा। वह मशीन जो प्रत्यावर्तक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा वो हो जाएगा एसी मोटर। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एसी डीसी के बारे में थोड़ा सा मोटर के बारे में ये बता दिया। अभी मोटर अपन मोटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक ये और बताओ, अगर अल्टरनेटर होगा इसका आउटपुट सदैव क्या होगा, एसी होगा। अल्टरनेटर का आउटपुट एसी होगा। जनरेटर होगा इसका, जनित्र होगा इसका एसी डीसी दोनों हो सकता है। और अब अपन मशीन के भागों की बात करें तो मशीन में सबसे पहले अपना भाग आता है स्टेटर। ठीक है, स्टेटर के अंदर होता है, स्टेटर के अंदर जैसे मान लो बॉडी, उसी को कहते हैं योग। ठीक है, स्टेटर होता है मशीन के बाह्य स्थिर भाग को क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। ठीक है, स्टेटर के अंदर मतलब अब इसके अंदर पोर्शन है, अगला है अपना बॉडी। बॉडी को अपन फ्रेम भी कहते हैं, उसको हम योक भी कहते हैं। तो इसके ये एक स्थिर भाग होता है। बॉडी क्या होता है, मशीन का स्थिर भाग होता है। घूमने वाला भाग पूछे तो आर्मेचर होता है। ठीक है, स्थिर भाग होता है। और आकार आकार होता है, इसका आकार होता है वलयाकार। तो बॉडी होती है, स्थिर भाग होता है। आकार की बात करिए तो आकार होता है वो होता है वलयाकार। और छोटी मशीनों में बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, और बड़ी मशीनों में बॉडी होती है वो कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है, अब बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील की बनी होती है क्योंकि स्टील की एक तो चुंबकशीलता लोहे से अधिक होती है। इस कारण स्टील में हानियाँ क्या होती है, वो लोहे से थोड़ी कम हो जाती है और दक्षता अधिक हो जाती है। ठीक है, लोहे का आकार एक यानी स्टील से लोहे का आकार होता है वो मतलब लोहे का भार स्टील से अधिक होता है, इसलिए इस कारण ट्रांसपोर्टेशन में जैसे आयात निर्यात करेंगे तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये होगा। अब अपन यानी बॉडी का काम क्या होता है, बॉडी का कार्य होता है मशीन की यांत्रिक भागों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। एक तो काम होगा बाहरी यांत्रिक भागों को, मतलब मशीन के अंदर वाले भाग है उनको यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है पोलों के लिए आधार प्रदान करना और चुंबकीय बदरेखाओं को पाथ प्रदान करना। ठीक है, बॉडी अब अपन पहले पढ़ रहे थे भाग, तो भाग में एक था अपना स्टेटर, स्थिर भाग होता है स्टेटर। स्टेटर के अंदर बॉडी, योग, फ्रेम। तो ये छोटी मशीनों में तो क्या होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है, बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इसकी आकार की बात करें तो आकार होता है इसका वलयाकार। ठीक है, इसका काम होता है तो एक तो आंतरिक भागों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, पोलों के लिए आधार प्रदान करना और चुंबकीय फ्लक्स को एक पथ प्रदान करना होता है। ये होता है बॉडी का कार्य। ठीक है, अगला अपना भाग है वो है पोल। ठीक है, पोल पोल तो पोल डीसी मशीन में पोलों की संख्या न्यूनतम क्या होती है, 2 होती है और अधिकतम होती है 8। ठीक है, न्यूनतम 2 और अधिकतम 8 होती है डीसी मशीन में पोलों की संख्या। पोल हमेशा पैरेलल यानी अल्टरनेटिंग होता है, यानी एक एन होगा तो दूसरा एस होगा, फिर दूसरा एन एस ऐसे मतलब अल्टरनेटिंग होते हैं। ठीक है,
जैसे एस एस या एन एन ऐसे नहीं हो सकता। अब पोलों का प्रमुख कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। अब पोल का दो भाग होता है, एक तो पोल कोर होता है जिस पर हम वाइंडिंग करते हैं, जैसे ये दिखा हुआ है, ये ऐसे इस प्रकार होता है। ये तो पोल कोर होता है, ये पोल फेस होता है। पोल कोर पे तो इस पे वाइंडिंग करती है, वो पोल फेस होता है। इसका कार्य होता है एक तो वाइंडिंग को अच्छे से ठहराव रखता है, एक जो फ्लक्स वितरित होता है वो आर्मेचर पर एक समान रूप से वितरित करता है, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, तो पोल कोर और पोल फेस दो होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। अभी पोल फेस का कार्य होता है कि इसमें फील्ड वाइंडिंग को एक तो ठहराव अच्छे से हो जाएगा, इसे अपन वाइंडिंग करेंगे इसको तो ठहराव एक क्या हो जाएगा, अच्छे से ठहराव हो जाएगा। यह फ्लक्स को आर्मेचर की सतह पर समान रूप से क्या करेगा, विस्तृत कर देगा। ठीक है, ये उसका हो गया कार्य। अब पोल हो गए, पोल कितने प्रकार के होते हैं, तो पोल मोस्टली पोल दो प्रकार के, एक तो स्थायी चुंबक पोल और एक होता है विद्युत चुंबक पोल। स्थायी चुंबक यानी इसका उपयोग छोटी मशीनों में किया जाता है। स्थायी चुंबक पोल है उसका तो अपन उपयोग छोटी मशीनों में किया जाता है, जैसे खिलौना वगैरह में। और विद्युत चुंबक पोल है, ये फिर दो प्रकार का होता है, एक तो मोडेड पोल होता है, एक लेमिनेटेड पोल है। मोडेड पोल तो मशीन के साथ ही पोल को मोडेड करके बना दिया जाता है छोटी मशीनों में, और बड़ी मशीनों में पोल को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। लेमिनेटेड पत्तियों की अगर बात करें तो इसकी 0.35 से 0.55 इसकी मोटाई होती है। ये बड़ी मशीनों में लेमिनेटेड करके काउंटर शंक पेचों द्वारा मशीन के योग के ऊपर कस दिया जाता है। ठीक है, ये होता है पोल। अगला अपना है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग डीसी मशीनों में तीन प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो फील्ड वाइंडिंग होती है, एक शंट वाइंडिंग होती है, एक सीरीज वाइंडिंग होती है। अब इसको अपन सिंपल भाषा में समझे तो सीरीज वाइंडिंग होती है जो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होगी, उसे हम सीरीज वाइंडिंग कहेंगे। इसकी एक ये विशेषता ये होगी कि इसमें तार होगा वो तो होगा मोटा और टर्नों की संख्या होगी कम। इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसलिए इसका प्रतिरोध होगा वो कम होगा। ठीक है, और शंट वाइंडिंग होगी, इसमें तार यानी टर्नों की संख्या अधिक, तार पतला होगा जिस कारण इसका प्रतिरोध क्या होगा अधिक, क्योंकि प्रतिरोध होता है वो आर लंबाई के समानुपाती होता है, इस कारण ये प्रतिरोध अधिक होगा। और कंपाउंड वाइंडिंग होगा, इस दोनों का मिश्रण होगा, जैसे आर्मेचर की श्रेणी में भी होगा और समांतर में दोनों प्रकार की वाइंडिंग होगी, उसे हम कंपाउंड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। इस सीरीज वाइंडिंग होती है, इसमें प्रतिरोध कम तथा मोटे तार का प्रयोग किया जाता है, इससे कम घुमाव की होती है। ठीक है, अगला अपन बात करें तो अगला अपना भाग है वो है आर्मेचर। तो डीसी मशीनों में घूर्णित भाग को क्या कहते हैं, आर्मेचर, और स्थिर भाग को क्या कहते हैं, बॉडी। ठीक है, बॉडी यानी स्टेटर, स्थिर भाग स्टेटर। पीछे बताया था ना, घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं, आर्मेचर। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि डीसी मशीन में घूमने वाले भाग यानी मशीन में घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। अब आर्मेचर का आकार की बात करें तो आकार होता है बेलनाकार होता है। आर्मेचर का आकार, आर्मेचर इस प्रकार होता है ऐसे। ठीक है, आर्मेचर का आकार होता है बेलनाकार। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बेलनाकार आकृति में बनाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से अपन स्टेरिस यानी शेतिल हानि होती है वो कम हो जाती है। उसकी यानी सिलिकॉन की मात्रा मिलाते कितनी है तो 3 से 4%। एक्चुअल में पूछे तो 3.8 से 4.5% सिलिकॉन की मात्रा मिला सकते हैं। सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से अपने स्टेरिस हानि को क्या होता है, कम हो जाता है। और एक होता है पत्तियों को लेमिनेटेड करके किया जाता है, क्योंकि इस कारण एडी करंट यानी भौर धारा हानि को कम किया जा सकता है। और पत्तियों की लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई होती है वो 0.35 से 0.5 तक होती है। ठीक है, अब है आर्मेचर के अंदर खांचे। आर्मेचर के अंदर खांचे की बात करें, आर्मेचर के अंदर तो तीन प्रकार के खांचे होते हैं। एक तो पूरा खुला खांचा होता है ऐसा, एक होता है ऐसे अर्ध खुलो, अर्धबंद बोलते हैं उसे, और एक होता है पूरा बंद। तो डीसी मशीन के अंदर खांचे होते हैं वो अर्धबंद का प्रयोग किया जाता है, और एसी मशीन के अंदर खांचे हैं वो यानी खुले ओपन खांचों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपको खांचे के बारे में। अब अगला अपना टॉपिक है वो मतलब आर्मेचर का कार्य क्या होता है। तो आर्मेचर का प्रमुख कार्य होता है वो जो मुख्य फ्लक्स को क्या होता है काट कर आर्मेचर चालकों में विद्युत भाग बल उत्पन्न करने का कार्य किसका होता है, आर्मेचर। यानी मुख्य फ्लक्स को काट कर आर्मेचर चालकों में विद्युत भाग बल उत्पन्न कर देगा, इसे कार्य होता है आर्मेचर का। आर्मेचर चालकों में उत्पन्न विद्युत भाग वो क्या होता है, हमेशा इसी प्रकार का ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार का। अगला अपना है जो तो वो है दिक भाग है वो है दिक परिवर्तक यानी कम्यूटेटर। तो अभी कम्यूटेटर का अगर अपन बात करें कि ये बना किससे होता है, तो ये बना होता है कर्षित कठोर तांबे का। और इसके आकार की बात करें तो ये आकार में होता है बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार होता है।
अब इसमें अपन बात करें कि आकार होता है बेलनाकार। कम्यूटेटर का प्रमुख कार्य होता है आर्मेचर द्वारा उत्पन्न एसी को डीसी में प्रयोग। इसको काम हुआ है कि आर्मेचर जो आर्मेचर के अंदर वो एसी उत्पन्न होगी उसको डीसी में परिवर्तन करना। और डीसी किस प्रकार की रहेगी? पल्सेटिंग डीसी होगी, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह भी कहते हैं इसको, कार्य करेगा। तो फिर है कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी पल्सेटिंग डीसी होने के कारण इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी कहते हैं। ठीक है। अब कम्यूटेटर सेगमेंटों का एक समूह होता है तथा प्रत्येक सेगमेंट एक दूसरे को विद्युत रोधी, यानी ये प्रश्न सीधा आता है कि कम्यूटेटर सेगमेंटों का समूह होता है तथा प्रत्येक सेगमेंट एक दूसरे से किस प्रकार अलग होती है? तो वह होती है विद्युत रोधी पदार्थ होता है, उसके अंदर वो माइका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है अपना कि कम्यूटेटर सेगमेंट कर्षित कठोर तांबे का बना होता है तथा इसमें सेगमेंटों का आकार होता है वो वी आकार होता है। ठीक है, वी आकार होता है। कम्यूटेटर सेगमेंटों के बीच में उभरे हुए भाग को राइजर कहते हैं तथा इसी राइजर पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं उसे हम ब्रेजिंग विधि के द्वारा वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, जो इस पे कम्यूटेटर पर जिस आर्मेचर वाइंडिंग में अपन सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करते हैं वो ब्रेजिंग विधि। कम्यूटेटर सेगमेंटों की संख्या तथा आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर में सेगमेंट और आर्मेचर वाइंडिंग की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है। अगला है आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर मुक्त वाइंडिंग होती है, वो अपन करते हैं, वो कॉपर की जाती है। आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो लैप वाइंडिंग होती है, एक वेव वाइंडिंग होती है। तो ये थोड़ा सा समझो। लैप वाइंडिंग होती है, इसके नाम होता है, इसे पास वाइंडिंग कहते हैं, समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं, गमनागमन वाइंडिंग भी कहते हैं, तरंग वाइंडिंग होती है, ऐसे वेव वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है। अब अपन लैप वाइंडिंग की बात करें तो लैप वाइंडिंग होगी ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये लैप वाइंडिंग है। ठीक है। और ये है वेव, ऐसे तरंग के रूप में चलेगी, ये है वेव। इसे सीरीज वाइंडिंग कहते हैं, इसको समांतर वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है। तो लैप वाइंडिंग होती है, इसमें समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें आर्मेचर कुंडली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, जैसे ऊपर दिख रहा है। ठीक है। कुंडली एक दूसरे ओवरलैप करने के कारण इसमें समांतर पथों की संख्या होती है ए बराबर पी, यानी जितने पोल होगा उतना ही समांतर पथ होगा। और इसमें होगा फिक्स होगा, इसमें समांतर पथों की संख्या दो ही होगी, चाहे पोल 2 हो 4 हो 8 हो, कितने हैं, इसमें 2 होगी, इसमें पोलों के बराबर होगी। ठीक है। और इसके अंदर एक समकारी रिंग का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि समकारी रिंग का प्रयोग किस वाइंडिंग में किया जाता है? तो समकारी रिंग का लैप वाइंडिंग में किया जाता है। समकारी रिंग का कार्य होता है कि मुख्य कार्य होता है इक्विलाइजर रिंग प्रयोग की जाती है। इसका कार्य होता है कि सभी समांतर पथों में धारा क्या होगी? समान रूप से विस्तारित कर देगी, ये कार्य होता है इसका। अब वेव वाइंडिंग होती है, इसमें ये होती है अपने, इसे श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है। इसमें पोलों की वो समांतर पथों की संख्या 2 होती है। ठीक है। और ये होती है वो अधिक धारा व कम वोल्टेज के लिए समांतर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, व कम धारा व अधिक वोल्टेज के लिए ये सीरीज तरंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब अगला अपना भाग है वो है बुर्श। ठीक है। तो बुर्श का प्रमुख कार्य होता है, जो कम्यूटेटर होता है उससे बाहर से धारा कलेक्ट करके बाहरी परिपथ को देता है। छोटी मशीनों में बुर्श होता है वो कार्बन का बना हुआ है, बड़ी मशीनों में कार्बन प्लस ग्रेफाइट यानी तांबे का बना होता है। छोटी मशीनों में बुर्श होते हैं, कार्बन बुर्श का वोल्टेज ड्रॉप होता है 1 वोल्टेज तक, और छोटी मशीनों में बुर्श होता है 0.5 वोल्टेज तक वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है। अब कार्बन बुर्श होता है उसका धारा घनत्व कम होता है, और कॉपर बुर्श होता है उसका धारा घनत्व थोड़ा अधिक होता है। ठीक है। अभी कार्बन की बुर्श लेने का कारण क्या होता है कि कार्बन एक ऑक्सीकृत, एक तो कार्बन क्या होता है ऑक्सीकृत नहीं होता, दूसरी बात है कार्बन एक अर्धचालक धातु है तथा एंटीसी प्रकार का है, तापमान बढ़ने पर इसके प्रतिरोध कम ही होता है। ठीक है। और एक कार्बन जब किसी दूसरी धातु के संपर्क में आता है तो खुद घिस जाता है, लेकिन जो संपर्क में उस धातु को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है। इसलिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। अब बुर्श पर कम्यूटेटर सतह पर दबाव डाले जाता है, वो स्प्रिंग द्वारा दबाव डाले, वो कितना होता है? वो न्यूनतम 0.1 kg से 0.25 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है अधिकतम। ठीक है। और बुर्शों की धारा वहन क्षमता होती है 4 से 6 एम्पियर। जो कार्बन बुर्श होता है उसकी, जो कार्बन बुर्श होता है ना, उसकी धारा वहन क्षमता 4 से 6 एम्पियर तक की होती है। ठीक है। अब आ गया अगला अपना है, बुर्शों को सही जगह स्थापित करने का कार्य करता है वो होता है रोकर आर्म। अब बुर्श बदल देना कब चाहिए? इसमें थोड़ा कन्फ्यूज, यानी 1/3 भाग अगर घिस जाए तो बुर्श को चेंज कर दे, या फिर 2/3 भाग रह जाए तो बुर्श को चेंज कर देना चाहिए, ये होता है। अगला शाफ्ट पुली, ये शाफ्ट आयरन की बनी होती है, पुली होती है। शाफ्ट को आसानी से घुमाने के लिए यह
टरबाइन की तरफ लगी रहती है, सॉफ्ट माइल्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है। फिर है बेरिंग। अब बेरिंग थोड़ा सा देखने वाला भाग है मशीन में। बेरिंग हमेशा इस्पात यानी स्टील का बना होता है। बेरिंग का प्रयोग मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। बेरिंग बुश बेरिंग होता है, छोटी मशीनों में बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। बॉल बेरिंग छोटी ये इंपॉर्टेंट है, मशीनों में सामान्यतः बॉल बेरिंग का प्रयोग है, छोटी मध्यम मशीनों में प्रयोग किया जाता है। रोलर बेरिंग मध्यम और मेटल बेरिंग होता है, बड़ी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली मोस्टली मशीनों में बॉल बेरिंग का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना एक टॉपिक क्लियर जो डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन के बारे में मतलब आपको पहले मैंने डेफिनेशन बताई, उसके बाद स्टेटर के बारे में, बॉडी के बाद में आपको पोल के बाद आर्मेचर, कम्यूटेटर, सब एक एक चीज़ करके आपको मैंने अच्छे से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। अब अगला अपना टॉपिक है वो है डीसी जनित्र। डीसी क्या है? डीसी जनित्र, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन परिभाषा की बात करें तो पहले भी बताया था कि वह घूर्णित युक्ति तो यांत्रिक ऊर्जा द्वारा कार्य संपन्न करके आउटपुट में डीसी विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है, उसे हम जनित्र कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, अगर अपन जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो बदले में जनरेटर को अपन यांत्रिक ऊर्जा दी तो वो अपने को डीसी विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेगा, ठीक है। जनरेटर जिसका आउटपुट हमेशा एससी या डीसी हो सकता है, लेकिन प्रत्यावर्तक होता नहीं, अल्टरनेटर, इसका आउटपुट हमेशा केवल एससी होता है, ठीक है। अब अल्टरनेटर है नहीं यानी ये जनित्र है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनित्र होता है, जनित्र फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत होता क्या है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी स्तर चुम्बकीय क्षेत्र यानी चुम्बकीय क्षेत्र के स्तर तथा में चालक कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। ये फैराडे का नियम है, यानी चालक या चुम्बकीय क्षेत्र दोनों में से एक को गति कराएंगे तो उसमें विद्युत भागबल उत्पन्न होगा, और उत्पन्न विद्युत भागबल क्या होगा? गतिशील विद्युत भागबल होगा। तो ये होगा ई बराबर होता है, ए बराबर वी एल वी साइन थीटा होता है। बी होता है चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, एल होता है कंडक्टर की लंबाई, वी होता है वेग गति, और साइन होता है स्थिति यानी कोण की स्थिति क्या है वो, ठीक है। अब उत्पन्न विद्युत भागबल एक तो अधिकतम कब होगा और एक होगा न्यूनतम कब होगा। उत्पन्न विद्युत भागबल अगर जब चुंबकीय बलरेखा तथा कंडक्टर की गति एक ही दिशा में होगी तो उत्पन्न विद्युत भागबल का मान क्या होगा? शून्य होगा। जैसे इस चुंबकीय क्षेत्र की गति और वह दोनों की एक ही समान है तो उसमें उत्पन्न विद्युत भागबल क्या होगा? शून्य होगा। और अगर जब चुंबकीय बलरेखा तथा कंडक्टर की गति एक दूसरे के लंबवत या समकोण होगी तो उत्पन्न विद्युत भागबल का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब उत्पन्न विद्युत भागबल की दिशा अपन ज्ञात किस करें? अब फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के दाएं हाथ नियम या बाएं हाथ नियम। तो उत्पन्न विद्युत भागबल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग के नियमानुसार यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कंडक्टर की गति की दिशा ज्ञात हो तो धारा यानी ईएमएफ की दिशा अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अंगूठा कंडक्टर की गति की दिशा बताएगा। नियम चाहे दाएं हाथ का हो चाहे बाएं हाथ का, इसमें सेम चीज़ यही रहती है। जैसे अंगूठा चाहे दायां हो चाहे बाएं हाथ, ओनली कंडक्टर की गति बताएगा। और प्रथम उंगली इसे हम तर्जनी कहती है, चुंबकीय बलरेखा की दिशा बताएगी। और दूसरी मध्यमा होती है, ये विद्युत भागबल यानी या धारा की दिशा बताएगी। अब जनित्र में तो अपने को ये गति और चुंबकीय बलरेखा ये ज्ञात होती है तो ये विद्युत भागबल ज्ञात करते हैं। और मोटर में चुंबकीय बलरेखा और विद्युत भागबल होता है गति की ज्ञात करते हैं। तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अंगूठा हमेशा कंडक्टर की गति बताएगा दोनों में, और प्रथम अंगुली चुंबकीय बलरेखाएं, और मध्यमा होगी विद्युत भागबल की दिशा बताएगी। जनित्र में उत्पन्न विद्युत भाग की समीकरण होगी ए जी बराबर 5ZNP 60 × A होता है, ठीक है। ये होगी समीकरण। अगले बात करें तो आप जनरेटर के प्रकार की बात करें तो जनरेटर होता है वो होता है एक तो पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है, एक स्व उत्तेजित जनरेटर होता है। स्व उत्तेजित जनरेटर होता है ये दो प्रकार का होता है, एक स्थायी चुंबक जनरेटर होता है, एक विद्युत चुंबक जनरेटर। विद्युत चुंबक जनरेटर होता है ये 3 प्रकार का होता है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड फिर 2 प्रकार का होता है, एक तो लॉन्ग शंट, एक शॉर्ट शंट। फिर लॉन्ग शंट, फिर अगर इसको डिवाइड करें तो कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्युलेटिव को फिर डिवाइड करें तो ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड होता है, ठीक है। ये तो प्रकार है। अब अपन एक एक करके इन सभी को पढ़ने वाले हैं।
तो पृथक उत्तेजित जनित्र वह किसे कहते हैं? तो वह जनित्र जिसमें फील्ड वाइंडिंग को किसी बाह्य स्रोत द्वारा पृथक उत्तेजित किया जाता है उसे हम पृथक उत्तेजित जनित्र कहते हैं। ठीक है, यानी फील्ड को बाह्य स्रोत से उत्तेजित करेंगे तो उसे हम पृथक उत्तेजित जनित्र कहेंगे। ठीक है, अगला है अपना आर्मेचर परिपथ में केबल लगाने पर, यानी पृथक उत्तेजित जनित्र है, उसमें अभिलक्षण बनेंगे। तो ये कौन कौन से अभिलक्षण बनने वाले हैं? तो इसकी इक्वेशन है, अपन इज्जी की बात करें तो इसकी समीकरण होगी इज्जी बराबर होगा वी, यानी लोड वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा और आर्मेचर वो प्रतिरोध, इनसे अपन जोड़ेंगे तो टोटल इज्जी यानी कितना जनरेट करे वो आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अभिलक्षण है, एक तो ये जनित्र के अंदर 3 अभिलक्षण होता है। एक तो वोल्टेज तथा धारा के बीच में अभिलक्षण बनाया जाता है, जैसे बाह्य अभिलक्षण होता है, लोड अभिलक्षण होता है। बाह्य अभिलक्षण इसे भी लोड अभिलक्षण ये बनता है इज्जी वर्सेज लोड होता है लोड धारा के बीच में। ठीक है, लोड धारा और वोल्टेज के बीच में बनता है, ये डूपिंग प्रकार का होता है ठीक थोड़ा सा। और खुला अभिलक्षण बोलते हैं इसे, नो लोड अभिलक्षण, चुंबकीय अभिलक्षण या सेचुरेशन अभिलक्षण बोलते हैं। ये बनता है इज्जी और फील्ड धारा के बीच में। और एक होता है आंतरिक अभिलक्षण, जो आंतरिक अभिलक्षण बनता है, ये तीनों बता रखे हमने। जैसे खुला अभिलक्षण होता है, ये तो बनता है फील्ड धारा और इज्जी यानी टर्मिनल वोल्टेज, और ये होता है वोल्टेज और आर्मेचर धारा के बीच में होता है आंतरिक अभिलक्षण। और बाह्य अभिलक्षण होता है वोल्टेज और लोड धारा के बीच में। ठीक है, अगला अपना टॉपिक है जो है वो है स्व उत्तेजित जनित्र। स्व उत्तेजित जनित्र वह जनित्र जिसमें फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए किसी बाह्य डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्व उत्तेजित जनित्र कहते हैं। स्व उत्तेजित जनित्र की आवश्यक शर्तें क्या होती है? ये इस प्रकार के जनित्र में पोलों को सदैव अवशिष्ट चुंबकत्व की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए तथा स्व उत्तेजित जनित्र में फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग की ध्रुवता एक समान होनी चाहिए। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध सदैव क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए व आर्मेचर गति सदैव न्यूनतम क्रिटिकल गति से अधिक होनी चाहिए। अब अस्थायी चुंबक जनित्र वह जनित्र जिसमें फील्ड पोल चुंबकीय पदार्थ यानी कोबाल्ट निकल से बने होते हैं, उसे हम स्थायी चुंबक जनित्र कहते हैं। इसमें फ्लक्स का मान स्थिर रहता है क्योंकि चुंबक क्या है, स्थायी है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होने के कारण विद्युत भाग बल का मान कम होता है। इसका उपयोग खिलौने तथा डायनमो वगैरह में किया जाता है। डायनमो वह डीसी जनित्र जो सीधे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, उसे हम डायनमो कहते हैं। ठीक है, अब है शंट जनित्र। तो शंट जनित्र होगा, एक तो छोटा सा एक मिक्सर जनित्र की आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अपना शंट जनित्र, जैसे ये इधर क्या है लोड, ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, लोड धारा जा रही है, और ये आर्मेचर इजी, और ये है शंट फील्ड। तो वह जनित्र जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के, अब देखो ये आर्मेचर है, ये फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर की क्या है, समांतर में लगी हुई है ना, आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित होती है, उसे शंट जनित्र कहते हैं। ठीक है, शंट जनित्र में ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। शंट जनित्र आर्मेचर धारा जो ये यहाँ से टोटल धारा है ना, यहाँ से एक मिनट, जैसे यहाँ से जो टोटल धारा निकलेगी ना, वो इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो आर्मेचर धारा है, इधर तो लोड धारा और इधर है फील्ड धारा, इन दोनों के बराबर होगी जो आर्मेचर धारा होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान। शंट जनित्र में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध सदैव अधिक रखा जाता है। अधिक रखने के लिए इसे पतले तार व अधिक घुमाव की कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन टोटल वोल्टेज की ज्ञात करें तो इसकी वोल्टेज हो जाएगी, लोड वोल्टेज बराबर होगा इजी जनरेटेड वोल्टेज माइनस अपन आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध निकालेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये आ जाएगी टोटल लोड वोल्टेज। ठीक है, शंट जनित्र में नो लोड पर चालू किया जाता है, क्योंकि इसे लोड पर चालू करते हैं तो इसमें अधिक वोल्टेज सहने के लिए इसके अधिक वो बनाई जाती है। और इसको हमेशा क्या, इसकी वो मतलब अधिक घुमाव की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इसको अधिक वोल्टेज सहने के लिए वो अधिक घुमाव की बनाई जाती है। और इसको हमेशा नो लोड पर ही चालू किया जा सकता है, लोड पर चालू करेंगे तो स्टार्ट ही नहीं होगा। फिर अभिलक्षण वही सेम है, 3 अभिलक्षण होता है।
खुला अभिलक्षण, पीछे अभी बताया था खुला अभिलक्षण, खुला, या इसे सेचुरेशन अभिलक्षण भी बोलते हैं। ये होता है आर्मेचर खुला अभिलक्षण होता है फील्ड धारा और एनर्जी वोल्टेज के बीच में, ठीक है। अगला है बाह्य अभिलक्षण होता है, बार अपन लोड लगाओ तो लोड वोल्टेज और लोड धारा के बीच में होता है, बाह्य अभिलक्षण होता है। और आंतरिक अभिलक्षण होता है जो आर्मेचर और एजी के बीच में आर्मेचर है। अब डीसी शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो उसकी गति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर नो लोड पर है तो, अगर लोड पर है तो रुक जाएगा। और सीरीज जनरेटर में अगर फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो वो रुक जाएगा, क्योंकि उसका वो पूरा पाथ नहीं बनेगा, सर्किट पूरा नहीं बनेगा। टर्मिनल वोल्टेज का मान लगभग स्थिर रहता है। डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज लगभग क्या रहता है, स्थिर। इसमें बला घूर्ण यानी टॉर्क का मान भी लगभग स्थिर ही रहता है। अब अगला आ गया सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर होता है वह फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर की श्रेणी में संयोजित की जाती है, या उसे सीरीज फील्ड जनरेटर कहते हैं। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध सदैव कम होता है और कम प्रतिरोध रखने के लिए मोटे तार व कम घुमाव की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन टोटल सीरीज के अंदर धारा क्या होती है, समान होती है। इसमें आर्मेचर धारा बराबर सीरीज फील्ड धारा और लोड धारा तीनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि आर्मेचर श्रेणी में क्या होती है, धारा बराबर होती है। और इसकी इक्वेशन की बात करें अपन, एनर्जी लोड वोल्टेज टोटल निकाले तो Eg माइनस आई एल, इसके अंदर आर्मेचर को प्रतिरोध और सीरीज फील्ड को प्रतिरोध जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। वही अभिलक्षण है बाह्य अभिलक्षण। बाह्य अभिलक्षण हमेशा लोड पर, लोड वोल्टेज लोड धारा के बीच में, तो इसका अंदर यह वक्र सदैव लोड वोल्टेज तथा लोड धारा के बीच बनाया जाता है। इसका उपयोग बात करें जनरेटर का, तो इसका उपयोग बूस्टर के रूप में वोल्टेज, जहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने की जैसे ट्रांसमिशन लाइनों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। अब आ गया कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर वह जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ समांतर तथा श्रेणी दोनों में संयोजित किया जाता है, उसे हम कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग कम प्रतिरोध की होगी, मोटा तार की होगी, समांतर होगी। अधिक प्रतिरोध वह अधिक घुमाव वाली कुंडली होती है। कंपाउंड जनरेटर दोनों का मिक्स होता है। अब एक तो लॉन्ग शंट होता है, एक शॉर्ट शंट होता है। लॉन्ग शंट होता है उस तो इसमें तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी, वो आर्मेचर और फील्ड इसके दोनों की सीरीज में होगी। और ओनली फॉर आर्मेचर के सीरीज में होगी वो शॉर्ट शंट होगा। वह जनरेटर जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड दोनों के समांतर में होगी। अब ये देखो, ये लॉन्ग शंट है, इसमें शंट फील्ड आर्मेचर तथा सीरीज दोनों की सीरीज में, आर्मेचर तथा सीरीज में दोनों की सीरीज में, ये तो लॉन्ग शंट हो जाएगा। और शॉर्ट शंट होगा वो ओनली फॉर आर्मेचर की सीरीज में होगा, उसको हम शॉर्ट शंट कहेंगे, ठीक है। अगला है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट। ये फिर दो प्रकार का है, एक तो कम्युलेटिव कंपाउंड, एक डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड होता है वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड में उत्पन्न फ्लक्स तथा शंट फील्ड में उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, उसे हम कम्युलेटिव कंपाउंड करेंगे। दोनों का फ्लक्स जुड़ेगा और दोनों का विपरीत होगा, वो उसे होगा डिफरेंशियल कंपाउंड। इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। अब कम्युलेटिव कंपाउंड तीन प्रकार होता है, आवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड। आवर कंपाउंड वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड में घुमाव की संख्या सामान्य से अधिक रखा जाए, वो तो होगा आवर कंपाउंड। इसमें वोल्टेज नियमन का मान ऋणात्मक होता है और इसका उपयोग लंबी पारेषण लाइनों में किया जाता है। और लेवल कंपाउंड होता है वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड में कुंडलियों की संख्या सामान्य के बराबर होता है, इसमें वोल्टेज नियमन शून्य होता है। इसका उपयोग सामान्य दूरी की पारेषण लाइनों में किया जाता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर होता है वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड में कुंडलियों की संख्या सामान्य से क्या होगी, कम होगी, वो होगी अंडर कंपाउंड। इसमें वोल्टेज नियमन का मान क्या होता है, धनात्मक आता है। अब ये है तीनों का ग्राफ, ये है अपना ग्राफ। तो ये तो आवर कंपाउंड थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ेगी, लेवल कंपाउंड लगभग स्थिर रहेगी, अंडर कंपाउंड थोड़ा सा अंडर मतलब घटेगी, और डिफरेंशियल अचानक से घटेगी, ये हुई डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है, इसका ज़्यादातर उपयोग अंडर कंपाउंड जनरेटर है, इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, ठीक है। अगला अपना टॉपिक है वो है
जनरेटर, अब अपन जनरेटर तो पढ़ लिया, अब जनरेटर के अंदर दोष कौन कौन से वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगला है आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या चीज़ होती है वो अपन पढ़ेंगे। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया के पोलों के अधीन मुख्य चुंबकीय क्षेत्र एक समान न रहकर भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे जनित्र है, इसमें लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स का मान कम व लेगिंग पोल टिप पर फ्लक्स का मान अधिक हो जाता है। ये तो जनित्र में, मोटर में उल्टा हुआ, लीडिंग पर तो अधिक और लेगिंग पर कम हो जाता है, ये मोटर में हो जाता है। ये होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव होता है। एक तो क्रॉस मैग्नेटाइज होता है और एक होता है विचुंबकन। क्रॉस मैग्नेटाइज तो प्रभाव होता है, इसमें आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण पोलों के अधीन मुख्य फ्लक्स का वितरण एक समान न रहकर भिन्न भिन्न हो जाता है, उसे चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव के कारण मुख्य फ्लक्स में कोई कमी नहीं आती है, आधार नियत रहता है तथा चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव के कारण MNA GNA पर स्थिर न रहकर कांस्टेंट न रहकर थोड़ा GNA की तरफ खिसक जाता है। MNA जनित्र, तो इसके निवारण के लिए MNA जनित्र की दिशा में थोड़ा आगे की ओर खिसका देंगे। ठीक है, एक होता है डीमैग्नेटाइज, विचुंबकन प्रभाव होता है। मशीन के लोड बढ़ने पर आर्मेचर धारा का मान बढ़ता है, जिससे मुख्य चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ने लग जाता है, इसे हम विचुंबकन प्रभाव कहते हैं। विचुंबकन के कारण मुख्य क्षेत्र क्या होता है, घटने लग जाता है। तो इससे हम निवारण के लिए क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव के विचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग सदैव पोल में की जाती है। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए इसे सदैव आर्मेचर के श्रेणी में लेकिन विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित की जाती है। ठीक है, यह मोटे तारे कम घुमाव की बनी थी। अब अपन थोड़ा सा एक चिन्ह की बात करें, वाइंडिंग होती है। अगर टर्मिनल पर A1 A2 लिखा होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग होगी, B1 B2 लिखा होगा तो इंटरपोल या कंपोल वाइंडिंग होगी, C1 C2 लिखा होगा तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी, D1 D2 लिखा होगा तो सीरीज वाइंडिंग होगी, E1 E2 लिखा होगा तो शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक है, अब अगला एक कम्यूटेटर इसका अपना भाग है जनित्र का, वो है कम्यूटेशन, इसे दिक् परिवर्तक भी कहते हैं। कम्यूटेशन वो सिस्टम होता है कि जब ब्रश कम्यूटेटर की दो सेगमेंटों को स्पर्श करता है तो उससे जुड़ी कुंडली क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो उसी समय उस कुंडली के शॉर्ट सर्किट होने से पहले तथा शॉर्ट सर्किट होने के बाद में जो धारा की दिशा में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक तो रफ कम्यूटेशन होता है, एक स्मूथ होता है। स्मूथ कम्यूटेशन होता है, इसमें स्पार्किंग वगैरह कुछ नहीं होती है, और रफ कम्यूटेशन होता है उसमें स्पार्किंग अधिक हो जाती है। ठीक है, तो कम्यूटेशन ये स्पार्किंग वगैरह कम करने के लिए अपन कम्यूटेशन स्पार्किंग कम के कारण कम्यूटेशन सेगमेंट गर्म हो जाते हैं, जिससे वाइंडिंग उखड़ने तक का खतरा रहता है। स्पार्किंग कम करने के लिए एक तो अपन अधिक प्रतिरोध वाले कार्बन बुशों का प्रयोग कर सकते हैं, या आर्मेचर वाइंडिंग के अतिरिक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, या अपन इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए तो अपन क्या कंपनसेटिंग वाइंडिंग की थी, और कम्यूटेशन कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। इंटरपोल होगा जो मशीन के जितने पोल होंगे उसके जितने ही छोटे पोल होगा उसका 1/3 भाग होगा, वो उसको हम इंटरपोल कहेंगे। मशीन के मुख्य पोलों के बीच स्थापित छोटे पोलों को इंटरपोल कहते हैं। इनकी संख्या सदैव मुख्य पोलों के बराबर होती है। इंटरपोल की ध्रुवता जनित्र में सदैव घूर्णन की दिशा में आगे आने पोल के समान होती है। इंटरपोल पर की गई वाइंडिंग में घुमाव की संख्या मुख्य पोलों की घुमाव की संख्या का 1/3 भाग होता है। ठीक है, स्पार्किंग कम करने के लिए इसे सदैव आर्मेचर श्रेणी में लेकिन विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाता है। इंटरपोल वाइंडिंग होती है, अब ये 2-3 वाइंडिंग होती है, कन्फ्यूज करती है कौन सी कहाँ की जाती है। तो इंटरपोल वाइंडिंग का प्रयोग तो अपन स्पार्किंग को कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम किया जाता है। और डमी कॉइल होती है आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन खातिर, और एक डैम्पर वाइंडिंग होती है वो हंटिंग दोष दूर करने के लिए जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर की जाए। डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन फील्ड संतृप्तता पर निर्भर करता है। ठीक है,
अब अपन पढ़ेंगे कि हानियाँ। तो एक तो स्थिर हानियाँ होती है, एक अस्थिर हानियाँ। अस्थिर हानि में कॉपर हानि होती है और स्थिर हानियाँ अंदर आती है स्टे हानियाँ। देख, हानियाँ होती है दो प्रकार की, एक तो स्थिर हानि होती है, एक अस्थिर हानि होती है। स्थिर हानि होती है तो ओनली फॉर कॉपर हानि होती है, मशीन की वाइंडिंग होती है। अब स्थिर हानि होती है, ये एक तो स्टे हानि होती है, एक शंट फील्ड हानि होती है। शंट फील्ड हानि भी स्थिर होती है क्योंकि शंट इसका फ्लक्स नियत रहा है लगभग। अब स्टे हानि फिर दो प्रकार की होती है, एक तो आयरन हानि होती है, एक यांत्रिक हानि होती है। आयरन हानि दो प्रकार की होती है, एक क्षेत्रीय हानि और एक भंवरधारा हानि। और यांत्रिक हानि विंडेज घर्षण और वायु घर्षण दो प्रकार की होती है, ये होती है हानियाँ। ठीक है, अब अपन एक एक हानि की बात करें तो स्थिर हानियाँ वे हानियाँ जिसका मान लोड पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात लोड के बढ़ने घटने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर हानियाँ दो प्रकार की होती है, स्टे हानि और एक शंट फील्ड हानि। फ्लक्स नियत रहने के कारण ये भी शंट फील्ड हानि होती है, ये नियत हानि के अंतर्गत होती है। आयरन हानि होती है, ये दो प्रकार की वे हानियाँ जो मशीन के आर्मेचर योग में घटित होती है, उसे आयरन हानि दो प्रकार की, एक तो क्षेत्रीय हानि होती है, एक भंवरधारा हानि। क्षेत्रीय हानि होती है जब चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित कर विचुंबकित होता है तो जो शक्ति खपत होती है उसे हम क्षेत्रीय हानि कहते हैं। क्षेत्रीय हानि कम करने के लिए इसे हम सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। क्षेत्रीय हानि को कम करने के लिए इसे जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है वो मात्रा होती है 3.8 से 4.5 तक। और भंवरधारा हानि को कम करने के लिए अपन पोल को लेमिनेटेड करते हैं और लेमिनेटेड की मोटाई होती है 0.35 से 0.5 तक। ठीक है, यांत्रिक हानि मशीन के घूर्णन के कारण जो वायु घर्षण और जो बेरिंग वगैरह में यांत्रिक हानि है। कॉपर हानि होती है वो वाइंडिंग में होती है, वे हानियाँ जो मशीन की वाइंडिंग में होती है उससे कॉपर हानि कहती है। कॉपर हानि को अस्थिर हानि कहती है क्योंकि इसका मान लोड पर निर्भर करता है। ठीक है, सामान्य कॉपर हानि होती है वो लगभग 40 से 35% तक होती है। मशीन की अधिकतम दक्षता अगर अपन प्राप्त करनी है तो स्थिर हानि प्लस परिवर्तन हानि प्लस स्थिर हानि बराबर हो जाएगी, तो अधिकतम दक्षता मोटर की मिल जाएगी। ठीक है, या अपने जनित्र की मिल जाएगी। अब अगला अपना टॉपिक है वो है डीसी मोटर। डीसी मोटर वही आ गया कि घूर्णित युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है उसे हम क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं। ठीक है, डीसी मोटर कहते हैं। अब डीसी मोटर विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। डीसी मोटर होती है वह विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, अब विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत क्या होती है कि क्या होता है कि जब किसी धारावाही चालक कंडक्टर को मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह कंडक्टर भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेता है। एक ही स्थान पर दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने के कारण दोनों में आपस में प्रतिक्रिया के कारण चालक पर एक घुमाव बल उत्पन्न होता है जिसे कंडक्टर में खिंचाव के कारण वह घूर्णन गति करने लग जाता है, ये होता है। अब बला घूर्णन की दिशा ज्ञात करेंगे तो जनरेटर में दाएं हाथ का नियम और इसमें बाएं हाथ का नियम सेम होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से ज्ञात करते हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में धारा की दिशा, उसमें तो क्या होती थी अपन क्या ज्ञात करते थे, उसमें विद्युत वाहक बल की दिशा और इसमें घूमने की दिशा। तो इसमें बाएं हाथ से ज्ञात करते हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में धारा की दिशा ज्ञात हो तो घूर्णन की दिशा अपन ज्ञात कर सकते हैं। यह प्रथम तर्जनी होती है चूंकि बदल रखा है दूसरी उंगली यानी मध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा विद्युत भाग यानी अगर अपन फ्लेमिंग की दाएं हाथ ये बाएं हाथ कहता है कि अगर अपन बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अपनी प्रथम उंगली है ये तर्जनी चुंबकीय बदरेखा है तथा जो मध्यमा है ये धारा की दिशा, तो अंगूठा विद्युत यानी घूमने की दिशा को प्रेरित करेगा। अगर डीसी मोटर में पॉजिटिव ध्रुवता को चयन कर देंगे तो मोटर में घूमने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा मोटर उसी दिशा में चलेगी जो पहले चल रही थी। मोटर की दिशा परिवर्तन करेंगे तो अपन एक तो मोटर की दिशा अगर अपन डीसी मोटर की दिशा अगर परिवर्तन करना है तो एक तो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन या फील्ड वाइंडिंग या मुख्य चुंबकीय क्षेत्र एक ही बात है, या आर्मेचर में धारा की दिशा परिवर्तन करके ही मोटर में घूमने की दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। यदि केवल आर्मेचर के टर्मिनल को परिवर्तन कर दिया जाए तो मोटर विपरीत दिशा में घूमेगी। यदि मुख्य सप्लाई को विपरीत कर दे तो भी मोटर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों उसी दिशा में घूमेगी जिस दिशा में घूमती रही थी।
अब अगर अपन समीकरण की बात करें तो ई बी बराबर होता है 5 ZNP 60 इंटू ए। ए बी होता है वो फ्लक्स और गति के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ए बी बढ़ेगा गति बढ़ेगी, ए बी घटेगा तो गति घटेगी। और यहाँ पे ए बी समानुपाती 5N होता है। ठीक है, और टॉर्क होता है वो फ्लक्स और आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। मोटर वही मोटर के भाग आ गया सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड पेज, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ये कंपाउंड के वैसे भाग है। फिर डीसी शंट मोटर वह मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ी हो तथा डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है, वह पतले तार से अधिक घुमाव रखा जाता है। वही सेम है उसकी तरह ही अपने जनित्र में जो अपन ने पढ़ा था ना, वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि आर्मेचर का घूर्णन यानी टॉर्क होगा वो फ्लक्स और आर्मेचर धारा के समानुपाती होगा। तो इसके अंदर जो अपनी ये सीरीज डीसी शंट मोटर है, इसमें फ्लक्स तो क्या होता है नियत, तो टॉर्क होगा वो ओनली फॉर आर्मेचर धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, आर्मेचर लोड परिपथ में केबल लगाने पर इसमें अंदर अपन इक्वेशन काटें, टोटल एन एन ई बी का टोटल मान याद करेंगे तो होगा लोड, उसमें तो प्लस करते थे, लोड वोल्टेज में अपन माइनस करेंगे आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध, तो ये आ जाएगा अपना। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है आपने कोई याद। अब है अभिलक्षण बला गुण लोड अभिलक्षण आते हैं। टॉर्क और लोड अभिलक्षण होता है, टॉर्क का लोड अभिलक्षण होता है, टॉर्क का लोड धारा के बीच में खींचा जाता है, ये रैखिक होता है इसका। यह अभिलक्षण टॉर्क का लोड धारा के बीच में बनाया जाता है। टॉर्क लोड अभिलक्षण रैखिक अभिलक्षण होता है किसी शंट मोटर के लिए। गति और लोड गति लोड अभिलक्षण, यह अभिलक्षण सदैव आर्मेचर गति एन तथा लोड धारा एल के बीच में बनाया जाता है। ये थोड़ा सा डुपिंग प्रकार का, लगभग गति स्थिर है लेकिन थोड़ी सी घट जाए तो डुपिंग प्रकार का होता है। ये दे रखा है ना, लगभग तो स्थिर रहता है लेकिन थोड़ा सा बाद में थोड़ी सी गति घट जाती है, तो ये थोड़ा डुपिंग प्रकार का अभिलक्षण होता है। ठीक है, तो इस मोटर का उपयोग की बात करें, इस मोटर का उपयोग स्थिर गति के लिए किया जाता है। लेथ मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, एएमजी सेट, मशीन टूल आदि में, बैटरी चार्जिंग में भी कराएंगे। बैटरी चार्जिंग डीसी शंट जनित्र का प्रयोग करते हैं। सीरीज मोटर होती है वह सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर की अपन बात करें तो वह डीसी मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, सीरीज मोटर कहलाता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध सदैव निम्न पर रखा जाता है, अर्थात इसे मोटे तार व कम लपेट की बनाई जाती है। इसमें धारा तो समान रहेगी। ठीक है, और एन इसमें मेन ये होता है, यानी ये इक्वेशन है एन समानुपाती ई बी बेटा फाइव, यानी गति है वो ई बी के तो समानुपाती है और फ्लक्स के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, अभिलक्षण वही है बला गुण लोड अभिलक्षण होता है। इसमें थोड़ा सा इसमें क्या होता है, टॉर्क लोड अभिलक्षण होता है। यह संतृप्त से पहले तो क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती है और बाद में रैखिक हो जाता है। तो इसका प्रबलाकार होता है, पहले तो प्रबलाकार और फिर रैखिक हो जाता है। गति लोड अति प्रबलाकार होता है। सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पर चालू नहीं किया जाता। इसका उपयोग स्टार्टिंग में उच्च बला गुण की आवश्यकता हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रैक्शन कार्य, रियोट, क्रेन वगैरह। कंपाउंड मोटर होता है, दोनों का मिश्रित रूप होता है। कंपाउंड वह डीसी मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, इसमें एक भाग को आर्मेचर की श्रेणी में और दूसरे को समांतर में संयोजित किया कंपाउंड मोटर होता है। फील्ड वाइंडिंग श्रेणी में होगी वह तो मोटा तार की कम लपेट होगी और समांतर में होगी अधिक लपेटे और पतले तार की बनी होगी। कंपाउंड मोटर मुख्यतः दो प्रकार की, लॉन्ग शंट एवं शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट मोटर होगी वह डीसी कंपाउंड मोटर जिसके समांतर में फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज में फील्ड आर्मेचर तथा फील्ड दोनों के समांतर में हो वो तो लॉन्ग शंट होगी। शॉर्ट शंट होगी ओनली फॉर आर्मेचर की होगी, वो होगी शॉर्ट शंट मोटर होगी। ठीक है, अगली है लॉन्ग शंट मोटर।
दो प्रकार की है, एक तो कम्युलेटिव कंपाउंड, एक डिफरेंशियल। कम्युलेटिव कंपाउंड यदि सीरीज फील्ड में उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करे तो कम्युलेटिव होगी, और अगर दोनों का विपरीत यानी माइनस घटने वाला हो तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को बहुत कम स्थान पर किया जाता है, और कम्युलेटिव कंपाउंड एलिवेटर पेपर मिल में दिया जाता है। ये आगे मोटर। अब मोटर के अंदर अगला भाग रहेगा अपना स्टार्टर। स्टार्टर स्टार्टर है तो स्टार्टर होता है, वो क्या होता है स्टार्टर? वैसे तो एक परिवर्ती प्रतिरोधी होता है, उसे स्टार्टर बोलते हैं। जैसे डीसी मशीन में आर्मेचर धारा को नियंत्रण करने के लिए आर्मेचर के श्रेणी में जोड़े गए अतिरिक्त प्रतिरोध को ही स्टार्टर कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, इसका प्रमुख कार्य होता है मोटर स्टार्टिंग शुरुआती इसमें आर्मेचर धारा को क्या करना होता है? नियंत्रण करना होता है। ठीक है, तो वही स्टार्टर के अंदर मुख्य भाग होता है। एक तो एनवीसी होती है। एनवीसी को अपन कहते हैं नो वोल्ट कॉइल। एनवीसी विद्युत चुम्बकीय पदार्थ की बनी होती है, अर्थात इसका निर्माण के लिए अपन चुम्बकीय मृदु लोहे यानी सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। एनवीसी को हमेशा फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में जोड़ा जाता है। एनवीसी को सदैव फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। एनवीसी को प्रमुख कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके संयोजक भुजा को स्टेट 1 से ऑन स्थिति में लाना है। यानी एनवीसी का कार्य होता है, ये स्टेट 1 है, यहाँ पे स्टेट 1 यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ ऑन स्थिति में लाना होता है। ये एनवीसी का कार्य होता है। ये यहाँ पे लगी होती है एनवीसी। देखो ये एनवीसी ये फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में लगती है। ठीक है, अगला होता है संयोजक भुजा होता है। संयोजक भुजा क्या होती है? संयोजक भुजा होती है कि संयोजक भुजा का प्रमुख कार्य होता है मोटर में आवश्यकतानुसार आर्मेचर प्रतिरोध को घटाना बढ़ाना। संयोजक भुजा के दूसरी तरफ स्प्रिंग लगा होता है तथा जिसका प्रमुख कार्य होता है मोटर को ऑफ होने पर संयोजक भुजा को ऑन स्थिति में से ऑफ स्थिति पर लाना होता है। अगला है OLC ओवरलोड कुंडली यानी रिले। OLC विद्युत चुम्बकीय पदार्थ की बनी होती है, अर्थात इसमें बनाने के लिए मृदु लोहे के ऊपर कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। OLC सदैव सप्लाई की वो तो लगती है सीरीज वाइंडिंग की श्रेणी में। OLC ओवरलोड कॉइल होती है, सप्लाई के सीरीज में संयोजित होती है तथा अर्थात इसको मुख्य सप्लाई लाइन तथा संयोजक भुजा के बीच में संयोजित किया जाता है। OLC का कार्य होता है प्रमुख कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके एनवीसी को शॉर्ट करना होता है। अब स्टार्टर 3 प्रकार का होता है। एक तो 2 बिंदु स्टार्टर होता है, एक 3 बिंदु होता है, एक 4 बिंदु स्टार्टर होता है। 2 बिंदु स्टार्टर होता है सीरीज मोटर के लिए, 3 बिंदु स्टार्टर होता है शंट या कंपाउंड मोटर के लिए, और 4 बिंदु शंट और कंपाउंड मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये स्टार्टर आ गया 2 बिंदु, 3 बिंदु स्टार्टर हो गया। अभी अपन अगला बात करें तो 4 बिंदु स्टार्टर। अब मोटर के अंदर ब्रेकिंग पद्धति मोटर को रोकने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं ब्रेकिंग पद्धति। एक तो प्लगिंग होती है और एक होती है रियोस्टेट ब्रेकिंग होती है, और एक होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो तीनों ब्रेकिंग किस प्रकार काम करती है? जैसे प्लगिंग ब्रेकिंग होती है, इसमें सप्लाई को विपरीत कर देते हैं अपन। जब मोटर की सप्लाई को विपरीत करेंगे प्लगिंग ब्रेकिंग हो जाएगी। रियोस्टेट ब्रेकिंग होगी, इसमें सप्लाई से हटाकर मोटर को और बाह्य प्रतिरोध जोड़ेंगे। रीजनरेटिंग होगा, इसमें मोटर जनरेटर की तरह कार्य आएगी। अब मोटर की गति नियंत्रण की बात करें तो शंट या कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण की बात करें तो आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि होती है। एक तो आर्मेचर प्रतिरोध, इस विधि के दौरान फील्ड फ्लक्स का मान नियत रहता है। ठीक है, आर्मेचर नियंत्रण विधि है, इसके अंदर फील्ड का मान होना नियत है। इस विधि में गति को नियंत्रण करने के लिए आर्मेचर के श्रेणी में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है। जब आर्मेचर के अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो आर्मेचर धारा और आर्मेचर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिस कारण आर्मेचर की गति थोड़ी कम हो जाती है। इसका उपयोग सामान्य गति से कम के लिए प्रयोग किया जाता है, और इससे आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण गति है, इसको हम नियत बला गुण विधि कहते हैं। और एक है फील्ड नियंत्रण विधि, इसको नियत शक्ति विधि कहते हैं। इसके अंदर फील्ड को नियंत्रण किया जा सकता है। फील्ड के श्रेणी में एक रियोस्टेट लगाया जाता है। जैसे फील्ड को का मान कम होगा, जैसे गति है वो इब फाई, अब फ्लक्स का मान कम होगा तो गति क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार
यह गति है विधि है जो सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार सीरीज मोटर की गति नियंत्रण में आर्मेचर डायवर्टर विधि होती है और फील्ड डायवर्टर। आर्मेचर डायवर्टर विधि सामान्य से कम और ये होती है सामान्य से अधिक। ठीक है। और एक विधि होती है सीरीज पैरेलल विधि है तो आएगी। एक होता है वार्ड लियोनार्ड विधि होती है। वार्ड लियोनार्ड विधि को आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि भी कहते हैं। इससे मोटर की गति को दोनों दिशाओं में सामान्य से अधिक व कम चलाया जा सकता है। इसमें 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। डीसी मोटर का परीक्षण प्रत्यक्ष परीक्षण होता है, एक अप्रत्यक्ष परीक्षण होता है। प्रत्यक्ष परीक्षण होता है डायरेक्ट, इससे यह परीक्षण ऑन लोड पर किया जाता है, सीरीज मोटर के लिए होता है। अप्रत्यक्ष ये शंट के लिए होता है, नो लोड पर किया जाता है। स्विन बिन परीक्षण होता है जो नो लोड परीक्षण है, जो सामान्य डीसी शंट मोटर के लिए किया जाता है। स्विन बिन परीक्षण डीसी सीरीज मोटर के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नो लोड परीक्षण होता है। यह मुख्यतः शंट या कंपाउंड मोटर के लिए ही किया जा सकता है। हॉपकिंसन परीक्षण होता है, इसे बैक टू बैक रीजनरेटिव परीक्षण भी कहते हैं। यह फुल लोड परीक्षण है, इसमें हानियों का मान सबसे कम होता है। यह परीक्षण सबसे महंगा होता है क्योंकि इसमें एमजी सेट की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो साथियों, अभी तक आपने पढ़ा है डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और डीसी मशीन के बारे में। ठीक है। लगभग 1 घंटा के अंदर अपन तीनों चीज़ रिवाइज कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक करना है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है। तो अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, वो है अपना अल्टरनेटर। तो अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अल्टरनेटर।